नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं और हमारे कंटेंट को एप्रिशिएट कर रहे हैं। और उससे पहले कि मैं आज के वीडियो की शुरुआत करूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में अपने विचार रख कर के हमारे चैनल को एंगेज करें, अपने सुझाव और फीडबैक हमें भेजें। पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ फीडबैक आए हैं कि बेसिकली टेररिज्म के ऊपर और अच्छे वीडियोस बनाए जाएं और ख़ास तौर से जो जैश-ए-मोहम्मद का अभी जो वुमेन्स विंग स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेरीज़ आ रही हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर कुछ ब आपसे ब्रीफली बात की जाए कि ये जैश-ए-मोहम्मद का वुमेन्स विंग क्या चीज़ है? तो सबसे पहले तो हम फैक्ट्स को लेकर के थोड़ा-सा क्लैरिटी इसमें वो कर लेते हैं। देखिए ऐसा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहाँ पर जब बॉम्बिंग हुई इनके बहावलपुर कॉम्प्लेक्स के अंदर तो जैश के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। बताते हैं तकरीबन मसूद अज़हर के करीबी रिश्तेदार और उसके जो मेन एसोसिएट्स थे, उन सबको मिला कर के करीब तकरीबन 34 लोग जैश के मारे गए जिससे म मसूद अज़हर को एक बहुत ही झटका पहुँचा, ना केवल इमोशनल लेवल के ऊपर बट उसके ऑर्गेनाइज़ेशन की जो कैपेबिलिटीज़ जो थी, उसके ऑर्गेनाइज़ेशन की जो ताकत जो थी, उसको भी काफ़ी डैमेज हुआ। उसके बाद ये आइडिया आया कि फॉर्मली एक वुमेन्स विंग स्टार्ट किया जाए। तो उसमें वैसे तो इसकी 2 सिस्टर्स हैं सदिया अज़हर और समीरा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा जो लोग मरे उस ब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक के अंदर, उनकी बेवाएँ हैं, उनके अंदर ऑलरेडी एक गुस्सा है और एक सेंस ऑफ कहते हैं ना एक प्रताड़ना या विक्टिमहुड का एक सेंस है कि भई हिंदुस्तान ने हमला किया और उनके शौहर मारे गए। तो अब बदला लेने के लिए, जिहाद के लिए एक पर्याप्त मोटिवेशन मौजूद है। तो उनको भी इसमें शामिल किया गया। अब उसमें एक और है अफीरा बीबी जो कि उमर फारूक की बेवा है। उमर फारूक वो आदमी है जो पुलवामा का मास्टरमाइंड था और मसूद अज़हर के भाई का बेटा था। कश्मीर में आया था, पुलवामा फिदायीन अटैक करवाया, उसके बाद एक एनकाउंटर में मारा गया और उसका कोड नेम इदरिस भाई था, तो एनकाउंटर में मरने के बाद तो वो इदरिस भाई के नाम से ही बाहर आया। लेकिन बाद में पता चला कि वो उमर फारूक था, मसूद अज़हर के भाई का बेटा और पुलवामा का मेन मास्टरमाइंड। तो उसकी बीवी भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बेसिकली लड़कियों को रिक्रूट कर रहे हैं, जिसके अंदर इनके मेन टारगेट एरियाज़ हैं, जो आर्थिक रूप से जो गरीब औरतें हैं से वहाँ पर पाकिस्तान में गरीबी वैसे भी काफ़ी है, तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं और वहाँ पर जो गरीबी जो मुफ़लिसी झेल रही हैं, उन औरतों को खास तौर से इनके खुद के जो जैश के अपने जो स्कूल्स चल रहे हैं, इनके काफ़ी रिलीजियस सेमिनरीज़ और स्कूल्स चलते हैं ऐसे और वहाँ से उनको रिक्रूट कर रहे हैं औरतों को। उसके अलावा इनकी जो मेन हब्स हैं जैश-ए-मोहम्मद की, जैसे कि हरिपुर में इनका सेंट्रल हेडक्वार्टर है। फिर बहावलपुर में तो आप जानते ही हैं कि मसूद अज़हर का मेन उसका वहाँ पर उसकी जो उसका रहवास है, उसका जो रहना है वो बहावलपुर के अंदर होता है। इनका जो सुभान अल्लाह मस्जिद कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इनके ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है मतलब बहावलपुर के अंदर। उसके अलावा मानशेरा, बालाकोट वहाँ पर इनका एक अच्छा सेटलमेंट है। फिर दासका पंजाब में इनका सेटलमेंट है, कराची के अंदर है, क्वेटा में है। तो इन सब एरियाज़ में इनके जो सेटलमेंट्स हैं तो वहाँ पर अपने रिलीजियस सेमिनरी से, मदरसों से और उसके अलावा जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, जहाँ-जहाँ पर इनका एक प्रभुत्व है, जहाँ पर इनका रसूख है, ये जो एरियाज़ मैंने मेंशन किए, वहाँ से ये औरतों को रिक्रूट कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है जो कुछ और एरिया सामने आते हैं वो हैं पीओके के अंदर जहाँ पर आपका कोटली और मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ से भी ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं औरतों को जिहाद के लिए। अब प्रश्न ये आता है दूसरा कि इसके अंदर इसका एक बेसिकली मोडस ऑपरेंडी क्या है? तो अभी तो इन्होंने ऑनलाइन तरीके से इसमें रिक्रूटमेंट शुरू किया है और एक कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन कोर्स जिसका शीर्षक है तुहफ़ात उल मुमिनात। इट्स एन ऑनलाइन कोर्स जिसको सदिया अज़हर और समीरा जो है इसकी मसूद अज़हर की बहनें हैं वो चलाती हैं और अफ़ीरा बीवी उमर फारूक की जो बेवा है, वो भी इसके अंदर ऑनलाइन लेक्चर्स देती है। और उसके थ्रू बेसिकली ऑनलाइन जिहाद के थ्रू ये जानकारी देते हैं कि ये किस तरीके से इसमें एंट्री की जाए और क्या-क्या रोल अदा कर सकती हैं और मेन पर्पस इनका रहेगा कि लॉजिस्टिक्स के अंदर इनको शामिल किया जाए और उसके अलावा और कई तरीके से जो टेररिस्ट हैं इनकी कैडर्स उनको ऑपरेशनल कामों के अंदर उनको अंजाम देने में उनकी मदद की जाए। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूचर में सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर भी इनको रिक्रूट किया जाए।
तो वो सारी जानकारियां ये और रिलीजियस मोटिवेशन, इन सब चीज़ों को ये अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर बताते हैं और इनको रिक्रूट करने का प्रयास करते हैं। इसमें रिलीजन का और रिलीजियस जो तरबियत है उसका एक बड़ा मोटा कंटेंट उसमें रहता है, उसका एक खास एंगल होता है ताकि इन लड़कियों को रेडिकलाइज किया जा सके, इनको मोटिवेट किया जा सके। हमने देखा दिल्ली में जो लास्ट ईयर रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जैश के फुटप्रिंट बहुत स्ट्रांग थे और उसमें एक वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क सामने आया था। एक डॉक्टर उमर नाम का लड़का था, कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स थे बेसिकली, वो अल फलाह मस्जिद जो है आपका यूपी के अंदर, वहां पर बैठ कर के ये सारी प्लॉटिंग कर रहे थे। और प्लान तो हालांकि बहुत बड़ा था, एक साथ 188 लोकेशंस के ऊपर ब्लास्ट करना, बट वो टाइमली समय रहते इंटेलिजेंस आ गई और उसको बस्ट कर लिया गया और एक दिल्ली में रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ। हालांकि और सावधानी रखते तो शायद वो ब्लास्ट भी बच जाता और उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते थे, बट बहरहाल वो नहीं कर पाए, जैसे वो एक अलग चीज है। बट कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुस्तैदी से काम किया और उस एक बड़ी घटना को नेशनल लेवल पर होने से रोका। लेकिन खास बात यह है कि इसके अंदर एक जैश की फीमेल ऑपरेटिव का नाम बड़ी मजबूती से सामने आया, वो था डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये लखनऊ में बेस्ड थी और वहां पर मेडिकल कॉलेज में पहले लेक्चरर थी, यानी कि बाय ट्रेनिंग डॉक्टर थी। और ये वहां पर जैश की एक मेन रिक्रूटर थी से। और ये जैश की रिक्रूटर होने के नाते मसूद अजहर की बहन सदिया अजहर के साथ रेगुलर टच में थी, अफीरा बीबी के साथ भी रेगुलर टच में थी और बहुत ही मोटिवेटेड और रेडिकलाइज थी। इसका मेन काम था व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क्स में और डॉक्टर्स को जोड़ना। और खास तौर से इनका जो इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क्स, और उसमें फीमेल्स का नेटवर्क, उन्होंने कई महीनों पहले रेड फोर्ट पर जाकर के उस साइट की रेकी की थी। वहां पर एक मैनुअल जिसको कहते हैं ना, सर्वेलेंस इंटेलिजेंस वगैरह, वो काम किया था। और इसी तरह से डॉक्टर शाहीन शाहिद पूरे देश में महिलाओं का एक रिक्रूट करके एक जाल बना रही थी। और वो जाल बेसिकली स्लीपर सेल्स बनाने का इनका इरादा था, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है इन लड़कियों को रिक्रूट करके, और बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स टाइप के जो काम होते हैं, हथियार पहुंचाना करना और तरह की मदद करना आतंकवादियों को, मेन आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले, उस इरादे से इनको रिक्रूट किया जा रहा था। अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में राजस्थान में एक केस सामने आया जहां पर बबीता नाम की एक लड़की है जो कि अरेस्ट हुई है, और वो भी जैश ए मोहम्मद की जो वुमेन्स विंग है उसकी ही रिक्रूटर थी। इसी तरीके से अपने इलाके में आसपास लोगों को रिक्रूट कर रही थी और अपना एक नेटवर्क तैयार कर रही थी। तो हम देख सकते हैं कि जैश का ये जो प्लान है फीमेल्स को रिक्रूट करने का, ये अब एक तरह से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ चुका है और ये काफी एक्टिवली इस चीज को कर रहे हैं। और जब ये फैसला जैश ने लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि लड़कियों को रिक्रूट किया जाए, वुमेन्स विंग को तैयार किया जाए, तो उन्होंने इसके बारे में अपने जो जलसे होते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर भी इस पर बात करना शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही समय बाद रावलाकोट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहां पर जैश वालों का एक जलसा हुआ था। उसमें उन्होंने अर्ज किया था, बेसिकली कहा था, कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें खास तौर से दुख्तरान मिल्लत जो कि एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कट्टरवादी सोच का संगठन है, उससे कहा था कि आप फीमेल्स को रिक्रूट करें। और मसूद अजहर ने भी कई सारे इसको लेकर के एक अपने स्टेटमेंट्स भी रिलीज किए थे, रिटन डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज किए थे। और यहाँ देखिए खास बात यह है कि जैश वैसे बहुत रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए फीमेल्स को रिक्रूट करना और उसको जस्टिफाई करना खास तौर से एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि फीमेल्स को कॉम्बैट रोल्स में भेजा जाए डायरेक्टली या तो इस तरह से रिक्रूट किया जाए। लेकिन यहाँ पर जैश ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, इसको कहते हैं टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज, की अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ इस तरह के छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं। और उसमें लॉजिक क्या दिया मसूद अजहर ने, उसने कहा कि भाई जैश की जो दुश्मन है यानी कि हिंदुस्तान की फौज ने फीमेल्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट किया है, और कई सारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं इंडियन जो जैश के खिलाफ काम कर रही हैं और जैश के अगेंस्ट लिख रही हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम भी जो है मुसलमान औरतों को रिक्रूट करके और प्रॉपर जो है टेररिस्ट मिशन है उनके अंदर भेजें। तो ये उनका एक लॉजिक था, और कहीं ना कहीं इससे लगता है कि वो अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को क्यों रिक्रूट किया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद क्लरिकल लेवल के ऊपर, मुफ्तियों के लेवल के ऊपर इसका एक विरोध भी हुआ होगा। अब यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो इस तरह से फीमेल्स का जो ब्रिगेड लॉन्च की है,
वो कोई बहुत नई बात नहीं है। हाँ, फॉर्मली उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में लॉन्च करना जिसका कि नाम जमात अल मोमिनात है, वो एक नई बात है। और एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना तोहफात अल मोमिनात, वो एक नई बात है। बट जैश के जो कमांडर्स हैं उनके दिमाग में, जहन में ये आइडिया बहुत पहले से था। अगर आप जैश के अर्ली डेज में भी देखें, यानी कि सन 2000 से लेकर के 2010 के बीच में, तो अब भी आप देखेंगे कि जैश के लोग जब घरों में जाके रुकते थे लोगों के कश्मीर में, तो वो वहाँ की फीमेल्स के साथ उनका एक अच्छा खासा इंटरेक्शन था। और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स के कंपैरिजन में वो घर वालों के साथ बर्ताव अच्छा करते थे, उनको पैसा अच्छा देते थे और रहते साफ सुथरे तरीके से थे। मतलब मुझे कश्मीर के लोकल लोग बताते थे जो इस फील्ड से जुड़े हुए थे, कि जैश वालों के टॉयलेट मैनर्स अच्छे थे, एटिकेट्स अच्छे थे, परफ्यूम का यूज करते थे। जबकि हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स जो थे वो जब घरों में जाते थे तो घर वालों से, लड़कियों से बदतमीजी करते थे, टॉयलेट मैनर्स उनके अंदर नहीं थे, गंदे रहते थे, तो लड़कियां उनको पसंद नहीं करती थी। परंतु जैश के जो मिलिटेंट्स थे उनके साथ वहां की जो हाउस होल्ड्स में जो लड़कियां थी उनका एक खास लगाव बन जाता था। और जैश वालों का रिलीजियस मोटिवेशन देख करके, उनका जिहाद के प्रति डेडिकेशन देख करके लड़कियां और ज्यादा अट्रैक्ट होती थी इनके लिए। और कई बार तो जैश वाले लड़कियों की मदद भी करते थे, जिस जिस घर में ये लोग रुकते थे, कि जैसे सपोज किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है बाहर, तो वो जाकर के उनकी बचाते थे या उनको धमका देते थे, उनसे लड़ लेते थे। तो कई बार ये भी उनकी मदद करते थे। लेकिन इसके बदले ये लड़कियां भी फिर जैश वालों की कुछ छोटे मोटे लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कामों में मदद करने लगी। कई जैश के कमांडर्स के लोकल लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम हो गए, और उसका फायदा जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उठाया, उन लड़कियों को रिक्रूट किया और उनकी खबर के ऊपर ही कई सारे जैश के कमांडर्स न्यूट्रलाइज भी हुए। एक बड़ा फेमस वाकया है, मैं उस व्यक्ति का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो जैश का बड़ा जबरदस्त कमांडर था, पाकिस्तान से आया था और पूरी वैली का एक तरह से आप सर्वे सर्वा कह दें। उसको एक कश्मीरी लड़की से मोहब्बत हो गई और फिर फाइनली उसको जो है उसका इश्क इतना बढ़ गया कि उसका इंटरेस्ट मिलिटेंसी से हट करके इस तरफ ज्यादा होने लगा। तो वो चाहता था कि अगर उसकी किसी तरीके से इस लड़की से शादी हो जाए और उसे वापस सेफली भेज दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर उसे उसका किसी तरह से कांटेक्ट हुआ हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से, और उसको फिर एक सेफ हाउस में लाया गया जहां पर बाकायदा उसके हैंडलर थे हमारी फोर्सेस से, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर रहता था और काफी क्लोज आ गया उसके हैंडलर्स के साथ में। जो उसका एक मेन हैंडलर था, एक इंस्पेक्टर था जो कि लोकल पुलिस का था, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी काफी इनके बड़े क्लोज आ गई थी, बाकायदा वो राखी तक बांधती थी उस हैंडलर को। और उसकी खबर की बिना के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज ने वैली के अंदर उस वक्त पूरी जैश की लीडरशिप का काम तमाम किया। और फिर फाइनली बताते हैं कि हमारी एजेंसीज ने उसके काम को देखते हुए फाइनली इसको पाकिस्तान भेज भी दिया, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो पाकिस्तान चला गया और वहां पर रह करके काफी लंबे अरसे तक तो हमारे लोगों के साथ टच में था, कुछ कुछ खबरें भी भेजता था, मदद भी करता था। उसके बाद अगर आप आगे आके देखें 2016 के बाद, तो 2016 के बाद जब जैश के कमांडर्स आए तो उन्होंने थोड़ा सा लड़कियों से दूरी बनानी शुरू की, बिकॉज पहले कई ऐसे किस्से हो चुके थे जहां पर लड़कियों द्वारा दी गई खबर के कारण उनके कमांडर्स के एनकाउंटर हुए थे। मगर उमर फारूक जो कि पुलवामा का मास्टरमाइंड था, वो जब आया तो उसने वो पुलवामा में एक घर में रुका, एक लोकल कश्मीरी के घर में, वहां पर एक लड़की थी इंशा जान, उसके साथ उसका फिर इश्क हो गया। और इंशा जान जो है उसका जो उमर फारूक का जो जिहाद के साथ जो डेडिकेशन था उससे बड़ी इंस्पायर्ड थी। आप फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, बकायदा जो पुलवामा की जो चार्जशीट थी उसमें कई सारे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें इंशा जान उमर फारूक के साथ तस्वीर खिंचवा रही है। इंशा जान के हाथ में बकायदा M4 इस तरह की जो असॉल्ट राइफल्स हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, वो उसके हाथ में है और वो बहुत ही इम्प्रेस्ड लग रही है उससे। और एक मौका तो ये भी आया था कि उमर फारूक बेसिकली इंशा जान को एज ए फिदाइन भेजना चाहता था इस अटैक के अंदर। इंशा जान की एक दोस्त थी, उसको भी रिक्रूट करने का प्लान हुआ था कि उसको एक सुसाइड बॉम्बर रिक्रूट करके और भेजा जाए। और उमर फारूक जब उनको रेडिकलाइज करता था तो वो उनको ब्लैक विडोज की कहानियां सुनाता था। ब्लैक विडोज बेसिकली चेचनिया में थी, और जब चेचनिया के अंदर एक जिहादिस्ट मूवमेंट चल रहा था रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वहां की जो मुस्लिम फीमेल्स जो थी वो अपने रिलेटिव्स, अपने शौहर के मरने का बदला जो है खुद टेररिस्ट ऑपरेशंस में आकर के सुसाइड बॉम्बिंग करके लेती थी बदला। तो उसको ब्लैक विडोज कहा जाता है। तो यही वो कहानियां उमर फारूक इंशा जान को सुनाता था, इंशा जान की दोस्त को बताता था, और इनके बहाने वो उनको रेडिकलाइज करना चाहता था।
और उसके माइंड में ये था कि इनको सुसाइड बॉम्बर बना के भेजा जाए, मगर वो बात मटेरियलाइज हो नहीं पाई और फाइनली आदिल डार को भेजा गया एज ए उसमें सुसाइड बॉम्बर। लेकिन भविष्य में ये संभावना पूरी बनती है कि जैश महिलाओं को एज ए सुसाइड बॉम्बर भेजेगा। और 2019 के बाद जो कश्मीर में जो टेररिज्म को लेकर के जो मोडस ऑपरेंडी में चेंजेस आए हैं, उसमें एक मेजर चेंज ये आया है कि अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लड़कियों को एज ओजीडब्ल्यू यूज करने लगे हैं। उसमें भी मोस्टली टीनेज लड़कियां हैं जो कि 13, 14, 15, 16, 17 साल की लड़कियां हैं। इनको हथियार ट्रांसफर करने के लिए, सिम कार्ड ट्रांसफर करने, पैसा इधर से उधर पहुंचाने, कैश, खबरें इधर से उधर पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है इन लड़कियों को। और एक रीजन ये है कि जनरली देखिए, लड़कियों को आप अगर यूज करते हैं तो लड़कियां बुर्का पहन के जाती हैं, तो उनकी चेकिंग उस तरह से नहीं होती स्ट्रिक्टली जितना कि मेन मेल्स की होती है। और खास तौर से जब एक यंग स्टूडेंट जैसी दिखने वाली टीनेज लड़की हो तो उसकी तो बिल्कुल भी चेकिंग, मतलब जनरली उसको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी जैश ने फीमेल्स को अपना एक इसके अंदर ओजीडब्ल्यू बना करके यूज करना शुरू किया, और भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू किया है, और ये चीज हम कश्मीर में देख सकते हैं। तो ये मेरी बात थी आज, बेसिकली जो फीमेल्स को किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और खासतौर से जैश ए मोहम्मद यूज कर रहा है। और फ्यूचर के अंदर जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि पूरे भारत में जो कम्युनल जो सेंटिमेंट है वो बहुत रेडिकलाइज्ड है और बहुत पोलराइज्ड है। आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम टेंशन्स बहुत ज्यादा सिवियर हैं, और खास तौर से मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो रेडिकल साइड की तरफ जा रहा है। और वो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस है, जो ग्लोबल जिहाद है, उससे उसका एक्सपोजर काफी ज्यादा हो रहा है। तो इसका फायदा ये जो जैश की जो वुमेन्स विंग है ये उठाएगी, और ये ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत के कई राज्यों के अंदर फीमेल्स को रिक्रूट करेंगी और वहां पर लोकल स्लीपर सेल्स क्रिएट करेंगी। और वो जो फीमेल्स रिक्रूट होंगी वो एज ए पार्ट ऑफ स्लीपर सेल वो बहुत एक लीथल रोल प्ले कर सकती हैं, रैकी में, सर्वेलेंस में, इंटेलिजेंस में, लॉजिस्टिक्स अरेंज करने में, शेल्टर प्रोवाइड करने के अंदर, या फिर और लोगों को रेडिकलाइज करने में, रिक्रूट करने में। और चूंकि हमारे जो अन्य राज्य हैं वहां पर पुलिस का एक्सपोजर आतंकवाद का इतना है नहीं, तो उनको इस चैलेंज का सामना करने में खासी दिक्कत आएगी। और ये डेफिनेटली दूसरे स्टेट्स के अंदर वहां पर वैसे भी चेकिंग वगैरह बड़ी रिलैक्स्ड है, तो वहां पर तो फीमेल्स को चेक करना और भी ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इस पर गौर करना चाहिए, और इस पर एक एडवांस्ड फॉर्म में इंटेलिजेंस गैदरिंग, असेसमेंट, ये सब शुरू करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।